नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। राजस्थान में ओपीएस की बहाली के लिए 19 मई 2022 को मुख्य रूप से 2 नोटिफिकेशंस और एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश और अधिसूचनाएं 10-12 विभिन्न दिनांकों के आदेशों, ज्ञापनों और परिपत्रों का उल्लेख करते हैं। साथ ही इनकी जो भाषा है वह अत्यधिक क्लिष्ट है या कठिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आवश्यक सभी आदेशों, परिपत्रों और ज्ञापनों के साथ ओपीएस बहाली के लिए बनाए गए नए नियमों और शर्तों को मैं आसानी से हिंदी भाषा में स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि जब आप एक आदेश या नियम को समझेंगे तभी आगे आने वाले नियम या आदेश को समझ पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। चलते हैं और करते हैं पूरी जानकारी को प्रारंभ। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के वित्त विभाग के नियम अनुभाग के 19 मई 2022 को जारी इस आदेश की, जिसका विषय है राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के संबंध में। इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। ओपीएस की बहाली के लिए या यूं कहें ओपीएस की क्रियान्विति के लिए 1996 के जो सेवा नियम थे उनमें प12 2 वित्त नियम 2022 जो कि दिनांक 19/5/2022 को जारी की गई अधिसूचना है, इसके अनुसार पेंशन नियम 1996 में सुधार किया गया है, उसे संशोधित किया गया है ताकि ओपीएस की बहाली की जाए। इसी के साथ दोस्तों, ओपीएस की बहाली के लिए ही 2005 के जो पेंशन नियम थे उनमें भी 12(3) वित्त नियम 2022 जो कि दिनांक 19/5/2022 के द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई है उससे संशोधित किया गया है। दोस्तों, 19 मई 2022 की जो ये 2 अधिसूचनाएं हैं जिनसे के द्वारा 1996 और 2005 के नियमों में संशोधन किए गए हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंत में करेंगे और वह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि उसमें कई प्रकार की शर्तें व नियम बनाए गए हैं। फिलहाल चर्चा करते हैं राज्यपाल महोदय के इस आदेश की, जिसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, 1, 2, 3 और ये 4, या यूं कहें कि 4 आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, इस आदेश के बिंदु क्रमांक 1 से वित्त विभाग के नियम अनुभाग के द्वारा 7 सितंबर 2006 को जारी परिपत्र को निरसित, रद्द या खंडित कर दिया है और इसके लिए 2 लिमिट्स निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओपीएस बहाली के लिए जो 2 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं उसमें एक शब्द काम में लिया गया है, रिपील। इस रिपील का हिंदी अर्थ होता है निरसित, निरस्त करना, रद्द करना या खंडित करना। तो दोस्तों, मैं इनमें से कोई सा भी शब्द काम में लूँ, आप उसे रिपील ही समझें। ये 2 लिमिट्स क्या हैं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 7 सितंबर 2006 का जो यह परिपत्र था, यह स्वायत्त शासी निकाय, बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि में एनपीएस अर्थात नई पेंशन अंशदायी योजना को लागू करने के संबंध में था। इसे निरस्त या रद्द करके 2 सीमाएं लगा दी गई हैं। तो फर्स्ट लिमिट के अनुसार जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान एक्ट 1954 के अंतर्गत स्वायत्त शासी निकाय, बोर्ड या विश्वविद्यालय में काम करते हैं और इन संस्थानों का गठन 1 जनवरी 2004 से पहले होने पर भी उनके द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद भी एनपीएस अर्थात नई अंशदायी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है, उन पर जो भी पूर्व में पेंशन के नियम लागू हैं वो वैसे ही लागू रहेंगे। मतलब यह है दोस्तों कि 1/1/2004 के पहले गठित स्वायत्त शासी निगम, निकाय, बोर्ड या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर यदि 1/1/2004 के बाद भी एनपीएस लागू नहीं की गई है तो उन पर पेंशन के जो भी नियम पूर्व में लागू थे वो वैसे ही रहने वाले हैं। 7 सितंबर 2006 के इस परिपत्र को निरस्त करने की जो सेकंड लिमिट है उसके अनुसार जिन स्वायत्त शासी निकाय, बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि का गठन 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद हुआ है उनमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान
लागू रहेंगे। तो दोस्तों 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी बोर्ड, विश्वविद्यालय या स्वायत्त शासी निकाय गठित हुए हैं उन सब में एनपीएस योजना अभी भी लागू रहेगी। इससे यह स्पष्ट होता है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 की। इस आदेश में जो बिंदु क्रमांक 2 है, यहाँ पर 3 विविध दिनांकों के आदेशों की बात की गई है। तो 13 नवंबर 2006 को जो आदेश पारित किया था वित्त विभाग के नियम अनुभाग से, उसके अनुसार एनपीएस के जो कार्मिक थे उनके लिए जो एनपीएस की राशि कटौती होती थी उनको जमा करने के लिए एक नए बजट खाते खोले गए थे। उससे संबंधित यह 13 नवंबर 2006 का आदेश है। इसके आगे वाला जो 20 जुलाई 2009 का आदेश है, इसमें दोस्तों 1/4/2005 या उसके बाद जो भी एनपीएस की राशि पीडी अकाउंट में पड़ी हुई थी उस पर 8% का ब्याज लगना था। यह इस 20 जुलाई 2009 के आदेश से निर्धारित किया गया था। दोस्तों यदि आपको ध्यान हो तो आपकी जो एनपीएस की कटौती होना प्रारंभ हो गई थी नौकरी लगते ही, तो वो जो राशि जमा हुई थी वो कुछ समय बाद हुई थी। तो 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी राशि थी जिसे एनपीएस अकाउंट में बाद में जमा कराया गया था उस पर 8% ब्याज सरकार ने दिया था और 8% ब्याज के साथ में वह राशि एनपीएस के अकाउंट में जमा हुई थी। तो ये जो व्यवस्था थी वह 20 जुलाई 2009 के इस आदेश से की गई थी। अब यहाँ पर एक और आदेश की बात की गई है। यह आदेश है 24 मार्च 2022 का, जो हाल ही में निकला था दोस्तों। तो इस आदेश को निकाला गया था ओपीएस बहाली की घोषणा के बाद। इस आदेश को जारी कर सरकार ने कार्मिकों की जो एनपीएस की कटौती थी वह वेतन से बंद कर दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस आदेश क्रमांक 2 की। तो यहाँ पर जो 13 नवंबर 2006 और 20 जुलाई 2009 के नियम थे, आदेश से जो नियम बने हुए थे, उन आदेशों को निरस्त कर दिया गया है 24 मार्च 2022 के पत्र के माध्यम से। अब 13 नवंबर 2006 और 20 जुलाई 2009 के लेटर्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब ओपीएस लागू हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं इस आदेश के बिंदु क्रमांक 3 की। बिंदु क्रमांक 3 में 27 अगस्त 2009 के एक आदेश का हवाला दिया गया है। पहले जान लेते हैं कि 27 अगस्त 2009 का जो यह आदेश है वो क्या है। 27 अगस्त 2009 के आदेश के अनुसार राजस्थान की सरकार ने एनपीएस को स्वीकार करके केंद्र सरकार द्वारा गठित पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई संरचना को मंजूरी दी थी। साथ ही राज्य सरकार के पेंशन निधि में जमा अंशदान को पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत विभिन्न विनियमित बिचौलियों मतलब शेयर मार्केट में हस्तांतरित किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी। कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर एनपीएस वाली जो पेंशन का लाभ भुगतान किया जाएगा कर्मचारी को, वह भुगतान पीएफआरडीए के नियमानुसार किया जाएगा और इस मद पर राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। मतलब कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर एनपीएस वाली जो पेंशन बनती थी उसमें राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, उसको पीएफआरडीए अपने नियमानुसार देखती थी दोस्तों। तो जो ये नियम था या जो ये व्यवस्था थी जो 27 दिसंबर 2009 को की गई थी, इस व्यवस्था को अर्थात इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। परंतु इसमें कुछ विषय हैं जिनका 19 मई 2022 की जो अधिसूचना थी उसमें उल्लेख किया गया है। उन विषयों को छोड़ करके संपूर्ण 27 अगस्त 2009 के इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों इस आदेश में जो ये 19 मई 2022 की अधिसूचनाओं की बात की जा रही है, इसके संबंध में हम इस वीडियो के अंत में विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम इस आदेश के बिंदु क्रमांक 4 के बारे में जान लेते हैं। दिनांक 9 मई 2013, 29 मई 2015
और 6 दिसंबर 2017 के द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एनपीएस कार्मिक की मौत, अपंगता या निःशक्तता की अवस्था में ग्रेजुइटी, फैमिली पेंशन जैसी अतिरिक्त राहत दी थी। इन तीनों तिथियों को जारी अतिरिक्त राहत के मेमोरेंडम को अब निरस्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 की समयावधि में जो भी ऐसे कर्मचारी एनपीएस से एग्जिट हो चुके हैं किसी भी कारण से, उन सबके लिए भी 19 मई 2022 की जो अधिसूचना जारी हुई है ओपीएस की, उसके तहत 1996 के जो पुराने पेंशन नियम थे वह लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस आदेश में लगभग 8 परिपत्रों या आदेशों का उल्लेख किया गया है जो विविध दिनांकों को प्रसारित हुए थे। इन विविध प्रपत्रों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बस इन प्रपत्रों के जो ये दिनांक हैं उनको जैसे ही आप डालेंगे तो वो परिपत्र सामने आ जाएंगे और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इस आदेश को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, जिस एनपीएस व्यवस्था से कर्मचारी वर्ग परेशान था और आंदोलनरत था, इस एनपीएस व्यवस्था को लागू करने के लिए राजस्थान सिविल कंट्रीब्यूटरी पेंशन रूल्स 2005 बनाया गया था। इस अंशदायी पेंशन योजना को रिपील या निरस्त करने के लिए 19 मई 2022 को राजस्थान सरकार की यह अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह अधिसूचना इंग्लिश भाषा में है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर इस डेट को जैसे ही आप लिखेंगे तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ दोस्तों आप इसे पोर्ट्रेट मोड पर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस पर जाकर इसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं। गूगल लेंस के माध्यम से आप किसी भी भाषा का हिंदी अनुवाद या किसी भी भाषा में अनुवाद कैसे करते हैं, इसका मैंने एक वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हिंदी अनुवाद करना सीखें। मैं दोस्तों यहाँ पर इस लेटर को हिंदी अनुवाद में बताऊँगा, उसके बाद इसको विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ओपीएस का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें ओपीएस लागू करने के लिए क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस लेटर की हिंदी में इसका अनुवाद कर लिया है। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा सरल भाषा में, क्योंकि जो इसका हिंदी अनुवाद होता है ये भी दोस्तों बहुत क्लिष्ट भाषा है, ये भी इसको भी समझना थोड़ा कठिन है। तो मैं प्रयास करूंगा कि सरल भाषा और आम भाषा में आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ओपीएस की शर्तें और नियमों को समझा सकूं। राजस्थान के राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन 2005 को निरस्त करने के लिए निम्नांकित नियम बनाते हैं। प्रथम नियम में इसके संक्षिप्त नाम और इसके प्रारंभ के बारे में बताया गया है। इन नियमों को राजस्थान सिविल सर्विसेज अंशदायी पेंशन निरसन, जिसे आप निरस्त भी कह सकते हैं, नियम 2022 कहा जा सकता है। इन नियमों को 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इस सेकंड रूल में राजस्थान सिविल सर्विस अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त, रद्द या खंडित कर दिया गया है, पर इसे कुछ शर्तों के साथ निरस्त किया गया है। अब चर्चा करते हैं उन शर्तों की जिसके साथ अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त किया गया है। अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त किया जाता है बशर्ते इसे निरस्त करने के लिए बने नियमों को लागू करने के लिए काम करने वाली जो नीचे दी गई कुछ एजेंसीज हैं वो निरसित नियमों के तहत क्लेम के अंतिम सेटलमेंट तक कार्य करती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो नीचे यहाँ पर कुछ एजेंसीज और अथॉरिटीज़ दी गई हैं, जब तक एनपीएस के क्लेम्स का अंतिम सेटलमेंट नहीं हो जाता
तब तक ये एजेंसियां कार्य करती रहेंगी। बात करते हैं अगली शर्त की। अंशदायी पेंशन नियम 2005 को रिपील किया जाता है, मतलब रद्द किया जाता है, बशर्ते कि इससे कुछ चीज़ें प्रभावित नहीं होंगी। यहाँ पर जो चीज़ें प्रभावित नहीं होंगी उनको 4 बिंदुओं में बताया गया है, 1, 2, 3, 4। क्या है ये चारों चीज़ें, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले के बारे में चर्चा करते हैं, जो प्रभावित नहीं होगी। अंशदायी पेंशन नियम 2005 को रिपील किया जाता है या निरस्त किया जाता है बशर्ते कि अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त किए जाने से सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय एनपीएस का भुगतान करने के उद्देश्य से कर्मचारियों का विवरण और एसआईपीएफ में नॉमिनेशन या नामांकन का डेटाबेस आदि प्रभावित नहीं होंगे। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। अंशदायी नियम 2005 को रिपील किया जाता है बशर्ते कि इससे केवल एनपीएस के क्लेम्स का निपटारा करने के उद्देश्य से एनपीएस खाते और डेटाबेस का रखरखाव प्रभावित नहीं होगा। मतलब साफ है कि एनपीएस के क्लेम के निपटारे के लिए एनपीएस खाते और डेटाबेस का रखरखाव जारी रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, जो प्रभावित नहीं होगा। अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त किया जाता है बशर्ते कि ऊपर बिंदु 1 और 2 इन दोनों से संबंधित सभी मुद्दों के निपटारे तक दिनांक 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना का संचालन प्रभावित नहीं होगा। मतलब जो 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना थी वो संचालित रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों 12 अक्टूबर 2021 की उस अधिसूचना की जिसका संचालन एनपीएस 2005 को रिपील करने के बाद भी चलता रहेगा, जिसका संचालन प्रभावित नहीं होगा। यह है 12 अक्टूबर 2021 की वह अधिसूचना जिसका संचालन एनपीएस 2005 के रिपील होने के बाद भी चलता रहेगा, बिंदु संख्या 1 और 2 के निपटारे तक। इस अधिसूचना के अनुसार पीएफआरडीए एक्ट 2013 की धारा 20 की उपधारा 1 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2005 की अधिसूचना में अधिसूचित राजस्थान अंशदायी पेंशन 2005 में उल्लेखित कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विस्तार करती है। तो दोस्तों जो ये अधिसूचना है इसके माध्यम से राजस्थान सरकार ने एनपीएस की जो स्कीम थी 2005 उसको विस्तारित किया है, और यह विस्तारित करने की शक्तियां राजस्थान सरकार को कहां से प्राप्त हुई है? पीएफआरडीए एक्ट 2013 जो कि भारत सरकार का कानून है उसकी धारा से राजस्थान सरकार को यह शक्ति मिली है कि वह एनपीएस 2005 के नियमों को विस्तारित कर सके, विस्तार करती है और निर्देश देती है कि उक्त 2 अगस्त 2005 की अधिसूचना जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है को पीएफआरडीए एक्ट 2013 की धारा 12 की उपधारा 4 के तहत अधिसूचित माना जाएगा। मतलब यह है दोस्तों कि अंशदायी पेंशन 2005 में जो भी सुधार विस्तार आदि राज्य सरकार करती है वह भारत सरकार के पीएफआरडीए एक्ट 2013 से प्राप्त शक्तियों के अनुसार करती है। मेरे ख्याल से इस बिंदु से यह स्पष्ट हो गया है और इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि राज्य सरकार ने ओपीएस को लागू करने का कार्य भारत सरकार के पीएफआरडीए एक्ट 2013 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से ही किया है। अब बात करते हैं चौथे बिंदु की, जो एनपीएस 2005 के नियमों को रिपील करने से प्रभावित नहीं होंगे। अंशदायी पेंशन नियम 2005 को रिपील किया जाता है बशर्ते कि इससे वित्त विभाग के द्वारा समय समय पर एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों, अन्य राज्य सरकारों,
या अन्य राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों के प्रतिनियुक्त अधिकारियों के संबंध में जारी किए गए आदेश, ज्ञापन, परिपत्र प्रभावित नहीं होंगे। मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों के जो प्रतिनियुक्त पर अधिकारी लगे हुए हैं उनसे संबंधित जो भी आदेश, ज्ञापन, परिपत्र जारी किए हैं वित्त विभाग ने समय समय पर, वो इस एनपीएस 2005 नियम के रिपील होने से प्रभावित नहीं होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पर अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त करने की शर्तों में उन एजेंसियों या अथॉरिटीज़ की चर्चा की है जो कार्य करती रहेंगी। वो यह 6 एजेंसियां हैं। इसी के साथ दोस्तों 4 बिंदुओं में ऐसी चीज़ों की चर्चा की है जो अंशदायी नियम 2005 के निरस्त होने से प्रभावित नहीं होंगे। अब बात करते हैं कर्मचारी अंशदान और पेंशन से संबंधित शर्तों की। अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त किया जाता है बशर्ते कि संपूर्ण राशि राज्य के सामान्य राजस्व मद में जमा की जाएगी। जो एनपीएस की से संबंधित जितनी भी राशि है वो सभी राजस्थान सरकार के सामान्य राजस्व मद में जमा की जाएगी और कर्मचारी से संबंधित राशि, मतलब कर्मचारी के अंशदान की जो राशि है वो उसके सेवा काल में आरपीएमएफ या आरजीएचएस अंशदान की राशि के समायोजन के साथ जीपीएफ की प्रचलित दर के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसको स्वयं को एकमुश्त दी जाएगी और यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके नॉमिनी को एकमुश्त वह राशि दे दी जाएगी, परंतु उस राशि में से आरपीएमएफ या आरजीएचएस के अंशदान की राशि का समायोजन होगा। यदि एनपीएस कार्मिक के द्वारा प्राण से कोई राशि निकाल ली गई है, जैसा कि एनपीएस में प्रावधान था कुछ राशि आप अपने हिस्से की निकाल सकते थे, यदि कर्मचारी ने वह राशि निकाल ली है तो उसे भी कर्मचारी के स्वयं के एनपीएस अंशदान की राशि से एडजस्ट किया जाएगा। यदि एनपीएस की कोई अंशदान राशि अनसेटल्ड है, एनपीएस अकाउंट में किसी कारण से जमा नहीं होने के कारण पीडी अकाउंट में पड़ी हुई है या बैंक अकाउंट में है या बजट हेड 8011 में है, तो उस राशि को भी राज्य के जनरल रेवेन्यू हेड अर्थात राजस्थान सरकार के सामान्य राजस्व शीर्ष खाते में जमा कर लिया जाएगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में एनपीएस कार्मिक के खातों की देखरेख और एनपीएस कार्मिक की सब्सक्रिप्शन या अंशदान की राशि का सेटलमेंट करने के लिए एसआईपीएफ डिपार्टमेंट नोडल विभाग होगा। तो दोस्तों, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जाए या मृत्यु हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में एसआईपीएफ कर्मचारी के पैसे का देखरेख करने, उसके खातों की देखरेख करने और उसके पैसे का निपटारा करने के लिए नोडल विभाग एसआईपीएफ होगा। अब बात करते हैं उन कार्मिकों के लिए पेंशन शर्त की जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त हुए हैं और जो 1/4/2022 को सेवा में नहीं हैं। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए थे और जो 1 अप्रैल 2022 को सेवा में नहीं थे, चाहे वो सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं थे 1 अप्रैल 2022 को या मृत्यु के कारण सेवा में नहीं थे, ऐसे कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन के पात्र होंगे। दोस्तों, यह जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 है वास्तव में यही ओपीएफ है, बशर्ते कि उनके द्वारा प्राप्त राशि को प्रचलित जीपीएफ अकाउंट दर के साथ जमा करवाएं। तो दोस्तों, जो ये कर्मचारी 1 अप्रैल 2022 के पहले या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या मौत को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनको जो एकमुश्त राशि प्राप्त हुई है उसको प्रचलित जीपीएफ ब्याज दर के साथ वो जमा करवाएंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन के तहत कोई पेंशन देयता वहन नहीं की जाएगी। यह भी स्पष्ट हो गया है दोस्तों यहाँ पर कि 31 मार्च तक उनको जो भी सुविधाएं मिली है वो वही रहेगी। जो पुरानी पेंशन का लाभ है वह 1 अप्रैल 2022 से ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले कोई भी राशि राज्य सरकार की तरफ से वहन नहीं की जाएगी पेंशन के रूप में।
ऐसे पेंशनभोगी या पेंशनभोगी परिवार जो एनपीएस सब्सक्राइबर होते हुए भी पहले से ही 1996 पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन ले रहे हैं, वो पेंशन या पारिवारिक पेंशन लेना जारी रखेंगे। यदि कोई ऐसा एनपीएस सब्सक्राइबर है जो पहले से ही पुरानी पेंशन के लाभ ले रहा है तो उसे पुरानी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। और ऐसे पेंशनर्स के लिए निदेशक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग राजस्थान उन्हें पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करके नया पीपीओ या एफपीपीओ या जीपीओ या सीपीओ जारी करेगा। इस अंतिम बिंदु के अनुसार इस नोटिफिकेशन के उपनियम 1 में जिन विशेष मामलों का उल्लेख किया गया है उनको रिपील मतलब निरसन के प्रभाव के संबंध में राजस्थान खंड अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा। इस अंतिम बिंदु के अनुसार इस नोटिफिकेशन के उपनियम 1 में रिपील या निरसन के प्रभाव के संबंध में जिन विशेष मामलों का उल्लेख किया गया है उनको राजस्थान खंड अधिनियम 1955, जिसे 1955 का अधिनियम संख्या 8 भी कहते हैं, इसके प्रावधानों के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राजस्थान खंड अधिनियम 1955 राजस्थान के कानूनों की व्याख्या करने के लिए प्रावधान और सुविधा प्रदान करने और उससे संबंधित अन्य प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है। तो दोस्तों 19 मई 2022 की राज्य सरकार की इस अधिसूचना से हमने जाना कि किस प्रकार से एनपीएस 2005 की व्यवस्था राजस्थान में निरस्त हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना हम पर लागू की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा 19 मई 2022 को ही जारी इस अधिसूचना के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस ओपीएस को आप और हम प्राप्त करना चाहते थे वो ओपीएस यह राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 ही है, जो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नहीं था। यह है दोस्तों 1996 के पेंशन नियम, जिसके अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि यह नियम राजस्थान के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो पेंशन योग्य प्रतिष्ठानों या संस्थानों पर हैं। लेकिन यह नियम 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद राज्य की सिविल सेवाओं में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। अब 19 मई 2022 की इस अधिसूचना के द्वारा 1996 के पेंशन नियम में सुधार कर दिया गया है। दोस्तों इस संशोधन के बाद अब पेंशन नियम 1996 में लिखा गया है कि ये नियम 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को शामिल करते हुए राजस्थान के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। तो दोस्तों इसमें अब जो कि 1996 के जो नियम थे उसमें 1 जनवरी 2004 के कर्मचारी शामिल नहीं थे। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और इसमें डाल दिया गया है कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को शामिल करते हुए ये इसमें लिखा गया है। आगे दिया गया है दोस्तों 19 मई 2022 की इस अधिसूचना के प्रारंभ होने की तिथि जो कि 1 अप्रैल 2022 है। इस तिथि को राजस्थान सरकार की निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर एनपीएस कार्मिक सेवा में हो या नहीं हो उसे पुरानी पेंशन नियम 1996 में शामिल कर लिया गया है, जिसे हम ओपीएस कहते हैं। तो आप सबको ओपीएस प्राप्ति पर एक बार पुनः बधाई व राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व आभार। दोस्तों आशा है आज के मेरे इस वीडियो से आपको ओपीएस बहाली के नोटिफिकेशन से संबंधित समस्त बारीकियां समझ में आई होंगी और आप अब संतुष्ट हो चुके होंगे कि ओपीएस की संपूर्ण बहाली हो चुकी है। अब पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये अलग बात है दोस्तों कि जीपीएफ का अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ है, जल्द ही उससे संबंधित भी आगे कोई ना कोई ऑर्डर आएगा, ऐसी हमें आशा है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।